ऐसा भी इसको कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण। और भारतीय पुनर्जागरण के अलावा जो नाम यहाँ पर दोस्तों आता है वो एक और आता है सांस्कृतिक जागरण। इसी को भारत का सांस्कृतिक जागरण भी कहते हैं, जिसने भारत में न केवल चेतना का विकास करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, बल्कि जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जो स्वराज की संकल्पना आई, जिसमें हमारा समाज एक पुनः जागता है, अंग्रेजों की नीतियों को पहचानता है, उसको पहचान करवाने में जो अहम रोल रहा वो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का रहा। इसी को सांस्कृतिक जागरण भी कहा जाता है। तो पहली बात तो जिस टॉपिक को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसके 3 नाम यहां पर आएंगे। सबसे पहले नंबर 1 सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, या इसी को हम कहते हैं भारतीय पुनर्जागरण, या इसी को हम कहते हैं सांस्कृतिक जागरण। ये 3 नामों से इसको जाना जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जो है ये बेसिकली 2 सदी का माना जाता है, 19वीं एवं 20वीं सदी। 19वीं एवं 20वीं सदी का सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। यहां पर फिर एक पॉइंट को आप गौर करना, और 19वीं सदी का जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है उसका फोकस पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के संबंध में सुधार है। मतलब फोकस में महिला है, महिला संबंधी जितनी भी कुप्रथाएं समाज में थी उसको समाप्त करने का प्रयास 19वीं सदी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के द्वारा किया गया। जबकि 20वीं सदी जो है उसका फोकस पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं दलित सुधार पर है। मतलब दलितों पर जो अत्याचार होते थे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से, उसमें रिफॉर्म्स करने की बात 20वीं सदी में दिखाई देती है। तो एक एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे, और उसमें सबसे पहले में जानना होगा कि जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं सबसे पहले ये पहचानें कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की जो बात हम कर रहे हैं उस सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में पहले ये देखें कि जो हमारा 19वीं सदी थी उस 19वीं सदी में बेसिकली ऐसी क्या कमियां थी, ऐसी कौन सी कुप्रथाएं थी जिन कुप्रथाओं के खिलाफ कहीं ना कहीं उस समय के समाज सुधारक पैदा हुए और एक नई चेतना का विकास किया। उसमें दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, 19वीं सदी में जो सामाजिक कुरीतियां थी या कुप्रथाएं थी, उसमें अधिकांश कुप्रथाएं जो है वो बेसिकली महिलाओं से जुड़ी हुई थी। जैसे आप देखोगे, नंबर 1 महिला को उसकी पति की मृत्यु पर उसकी चिता पर साथ जला दिया जाता, इस प्रथा को सती प्रथा कहते हैं। नंबर 2 पर्दा प्रथा, महिलाएं बिना पर्दा के घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, डाकन प्रथा, अगर घर में 2-4 मौत हो जाए तो उस महिला को जिम्मेदार मान लिया जाता था कि ये डाकन के रूप में घर में आई है, जो कि गलत अंधविश्वास की भावना थी। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, व्यापक स्तर पर उस जमाने में बाल विवाह होते थे, और जब लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी, और बाय द वे सेना में कहीं और उनके हस्बैंड की जब डेथ हो जाती थी तो वो विधवा हो जाती थी, लेकिन उस विधवा को पुनः शादी करने की अनुमति नहीं थी। तो विधवा पुनर्विवाह ना होना, विडो रिमैरिज नहीं होती थी, और उस पर कई प्रकार के अत्याचार होते थे, तो वो भी हमें यहाँ पर जानने होंगे, विधवा पुनर्विवाह का ना होना। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इसी समय समाज में कई प्रकार के अंधविश्वास और तंत्र मंत्र चलते थे। तो यहां पर हम अंधविश्वास और तंत्र मंत्र इसके खिलाफ भी बात करेंगे कि क्या था। साथ ही साथ व्यापक स्तर पर अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी भी समाज में थी। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। सबसे पहले ये बेसिक पॉइंट्स जो है वो आपको ध्यान रखने हैं कि उस समाज के अंदर कौन कौन सी कुप्रथाएं थी। और इस क्रम में एक चीज आप कहोगे कि सर हमारा जो आंदोलन है उस आंदोलन को सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से क्यों जानते हैं। मतलब बात जब सामाजिक कुरीतियों की है तो इसका नाम केवल सामाजिक सुधार आंदोलन होना चाहिए था, सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट होना चाहिए, सामाजिक सुधार होना चाहिए था। तो यहां पर सामाजिक सुधार के साथ साथ ये धार्मिक सुधार शब्द क्यों लगा। आप लोग ध्यान रखना, भारत में समाज और धर्म आपस में जुड़े हुए हैं, समाज और धर्म आपस में जुड़े हुए हैं, अर्थात जितनी भी कुरीतियां हैं वो कहीं ना कहीं धर्म के रास्ते समाज में आई है।
और जब तक धर्म में जैसे कहते हैं कि अगर कोई महिला अपने पति की मृत्यु पर उसकी चिता के साथ जलती है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो कौन कह रहा है ये बात? ये धर्म कह रहा है। पर्दा प्रथा की बात कौन कह रहा है? धर्म कह रहा है। इसलिए जब तक रिफॉर्म्स जो है वो बेसिकली धर्म में नहीं होंगे तब तक समाज में सुधार संभव नहीं है। इसलिए इसका नाम क्या हुआ? सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। और चूंकि इन सुधारों ने समाज में एक नई चेतना का विकास किया, इसी कारण इसे भारतीय पुनर्जागरण भी कहते हैं। और ध्यान रखना, समाज और धर्म दोनों के मेल से हमारी संस्कृति का निर्माण होता है, इसलिए इसे सांस्कृतिक जागरण के नाम से भी जाना जाता है। अब आप कहोगे सर, ऐसा कौन सा व्यक्तित्व था, ऐसा कौन सा समाज सुधारक था जिसने भारत में इस सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन को गति देने में, इसको उत्पन्न करने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की? तो दोस्तों यहां पर आप लोग ध्यान रखना, उसमें सबसे बड़ा जो नाम आएगा वो आएगा राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय। आप कहोगे सर राजा राम मोहन राय के बारे में हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इनका जन्म 1772 के अंदर राधानगर के अंदर हुआ था। आप कहोगे सर ये राधानगर कहां पड़ता है? तो राधानगर बेसिकली बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में है, और हुगली बंगाल में है। तो बंगाल की हुगली में राधानगर में 1772 में इनका जन्म हुआ था। यहां पर आप दोस्तों एक पॉइंट यह भी ध्यान रखना, कुछ बुक्स में 1774 दिया हुआ है, लेकिन जितनी भी ऑथेंटिक बुक्स हैं, मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि इनकी डेट को लेकर, जन्म को लेकर दो तिथियां आती है। 1772 भी आता है, 1774 भी आता है, लेकिन तमाम ऑथेंटिक बुक्स में 72 को ज्यादा लिखा गया। तो ये आप लोग यहां पर स्पेशली ध्यान रखेंगे। इनकी डेथ जो है राजा राम मोहन राय की 1833 में हो जाती है, 1833। आप कैसे याद रखोगे? 1772 के बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट से एक साल पहले, और आपको पता है एक आता है 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1833 में इनकी डेथ होती है, और डेथ कहां हुई? तो आप लोग ध्यान रखना, ब्रास्टिल के अंदर इनकी डेथ होती है। आपको सर ब्रास्टिल कहां पर है? ब्रास्टिल बेसिकली ब्रिटेन के अंदर पड़ता है। ब्रास्टिल ब्रिटेन के अंदर है। तो आप कहोगे सर ये ब्रिटेन के अंदर वहां किस लिए गए थे? तो यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, ब्रिटेन के अंदर ब्रास्टिल है और वहीं पर इनकी समाधि है, मतलब इनकी समाधि हुई है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने वहां जाकर के ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था, ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन इसमें सत्यता कम है। एक पॉइंट और कि सर ब्रास्टिल गए क्यों थे? तो बेसिकली राजा राम मोहन राय जो है, राम मोहन राय अकबर सेकंड जो उस समय का मुगल बादशाह था, उस अकबर सेकंड जो बेसिकली मुगल बादशाह था, उस मुगल बादशाह की पेंशन को बढ़वाने के लेकर कि उसकी पेंशन में किस प्रकार से बढ़ोतरी की जा सकती है, इसको लेकर ब्रिटेन गए थे और ब्रिटिश सरकार से बातचीत करना उनका मेन मकसद था। तो अकबर सेकंड जो मुगल बादशाह था, उन्होंने ही इनको राजा की उपाधि दी थी, द टाइटल ऑफ राजा। राजा की उपाधि बेसिकली उन्हें अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी, और उसी के पेंशन के मुद्दे पर ये बेसिकली ब्रिटेन गए 1830 के अंदर, और 1833 के अंदर वहां पर ही इनकी डेथ हो जाती है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय का जन्म जो है राधानगर के अंदर एक ब्राह्मण कुलीन परिवार में हुआ था। ब्राह्मण कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ था। परिवार काफी संपन्न था, परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी, और 1833 में इनकी डेथ वहां पर हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय जिन्हें हम भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं, ध्यान रखना एक अलग सा पॉइंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या होगा? ये बेसिकली ब्रिटिश शासन के समर्थक थे।
यहां पर ये पॉइंट ध्यान रखना, ब्रिटिश शासन के समर्थक थे। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको ऐसे बताए हैं जो बेसिकली आप जानते नहीं होंगे। जैसे जितने भी सुधारक हुए हैं वो अधिकांश लोग ब्रिटिश शासन के विरोधी थे, लेकिन राजा राम मोहन राय जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, वो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिटिश शासन के समर्थक थे। इवन स्थायी बंदोबस्त का भी समर्थन किया, जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से, आपको पता है कि अंग्रेजों ने किसानों का व्यापक स्तर पर शोषण किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट से, और मैंने यहां पर लिखा सबसे पहले राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, सबसे पहले हम बात करें कि आपके एग्जाम से अगर एकदम सरल प्रश्न बनते हैं तो सरल प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं उसको हम सबसे पहले देखने का प्रयास करते हैं। सरल प्रश्नों की इस कड़ी में सबसे पहले आप देखिए, राजा राम मोहन राय में सबसे पहला पॉइंट जो है नंबर 1, आधुनिक भारत का पहला नेता किसे कहते हैं? आधुनिक भारत का पहला नेता, द फर्स्ट पर्सन ऑफ या फर्स्ट लीडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत का पहला नेता जो है वो बेसिकली राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आपसे पूछे कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? भारतीय पुनर्जागरण मतलब सामाजिक एवं धार्मिक स्वर आंदोलन का जनक किस व्यक्ति को कहते हैं? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तीसरा, वह कौन सा व्यक्ति है जिसे भूत एवं भविष्य के मध्य का सेतु भी कहा जाता है? भूत एवं भविष्य के मध्य का सेतु भी कहा जाता है। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति को जोड़ने का काम किया। तो यहां पर आपका उत्तर होगा भूत एवं भविष्य के, द ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर। पास्ट का मतलब भारतीय संस्कृति से, भारतीय शिक्षा से, भारतीय शिक्षा प्रणाली से, जबकि भविष्य का मतलब पाश्चात्य संस्कृति से। भूत और भविष्य को जोड़ने वाला व्यक्ति तो कौन था? तो आपका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। द पायोनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये बिंदु भी आपको बहुत अच्छे से यहां पर ध्यान रखना है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है। सबसे बड़ी बात, एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सामाजिक सुधारों का प्रणेता भी कहा जाता है। सामाजिक सुधारों का प्रणेता भी कहा जाता है और शिक्षा का अग्रणी भी कहते हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया। इसलिए कई बार तो आपसे यह भी कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में सर्वोपरि है। सर्वोपरि क्यों है? क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आता है तो उनका नाम राजा राम मोहन राय था। तो सबसे पहले एकदम सरल प्रश्नों की बात मैंने कही कि आपके सरल प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। आधुनिक भारत का पहला नेता किसे कहते हैं? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? भूत एवं भविष्य के मध्य का सेतु किसे कहते हैं? भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहते हैं? सामाजिक सुधारों का प्रणेता किसे कहते हैं? और शिक्षा का अग्रणी किसे कहा जाता है? तो ये सब प्रश्नों का केवल एक उत्तर होगा और वो होगा राजा राम मोहन राय। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आएगा वो आएगा, राजा राम मोहन राय एक कुलीन ब्राह्मण परिवार से थे। परिवार संपन्न था और उस जमाने में, चूंकि 19वीं सदी के अंदर, 18वीं सदी में उनका जन्म हुआ है, लेकिन 19वीं सदी में आते आते वो अपने ही पारिवारिक संस्कारों का विरोध करते हैं। वो अपने धार्मिक रीति रिवाजों का विरोध करते हैं। वो अपने समाज में फैले अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध करते हैं। उस जमाने में विरोध करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इसलिए आपको पता है कि भारत में सती प्रथा, जो एक बहुत बड़ी प्रथा थी,
उसको इन्होंने कुप्रथा माना, क्योंकि इनके जीवन का एक अंश था उनका बड़ा भाई, और उनकी जो डेथ हुई राजमोहन की, उसमें किस प्रकार से उनकी भाभी को जो सती बनाने का प्रयास किया गया था, उससे काफी ये आहत हुए थे। अब हम एग्जाम से पॉइंट्स चलते हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट से आपका पहला प्रश्न होगा राजा राम मोहन राय से, कि राजा राम मोहन राय से क्या प्रश्न आपका सबसे पहले बन सकता है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय ने 1809 में 1809 में एक पुस्तक लिखी। 1809 में राजा राम मोहन राय ने एक पुस्तक लिखी। जो पुस्तक राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई, वो पुस्तक का नाम क्या था? तो उसका नाम था तूफात उल मुआविदीन। उस पुस्तक का नाम था तूफात उल मुआविदीन। ये उनकी पहली किताब थी। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में इस पुस्तक को पूछा गया है। तूफात उल मुआविदीन उनकी पहली पुस्तक थी। अब जब ये पुस्तक लिखी तो पहले क्वेश्चन आपका बनेगा कि इन्होंने पुस्तक किस भाषा में लिखी थी। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, उन्होंने ये पुस्तक फारसी भाषा में लिखी थी, पर्शियन लैंग्वेज के अंदर लिखी थी। और यहीं पर एक पॉइंट और आप ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय कई भाषाओं के ज्ञाता थे। आप लोग ध्यान रखना, कई भाषाओं के वो ज्ञाता थे। आपको सर जैसे उनको बंगाली, हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी, उर्दू, हिब्रू ग्रीक की हिब्रू यहूदियों की भाषा है। उसके बाद ग्रीक, इंग्लिश, फ्रेंच, आप देख सकते हो लगभग 1 दर्जन भाषाओं के वो ज्ञाता थे। और चूंकि फारसी उस समय मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, तो वो बेसिकली फारसी भाषा में इस किताब को लिखते हैं, जिसका नाम था तूफात उल मुआविदीन। ये 1809 में पुस्तक आई थी। और दोस्तों आप कहोगे सर इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, इसके अंग्रेजी अनुवाद का अर्थ होगा गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के नाम से इसका इंग्लिश वर्जन आता है। मतलब तूफात उल मुआविदीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। और इसी का हिंदी वर्जन जो है, हिंदी में इसी को कहते हैं एकेश्वरवादियों को उपहार। यहां पर आप लोग ध्यान रखना, एकेश्वरवादियों को उपहार इसका हिंदी वर्जन में अर्थ होगा, एकेश्वरवादियों को उपहार। यहां पर आप कहोगे सर इस एकेश्वरवादियों का उपहार का अर्थ क्या है? दोस्तों यहां पर इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने बताया कि इस वर्ल्ड में, इस संसार में, इस दुनिया में केवल एक ही ईश्वर का अस्तित्व है, और वो एक ही ईश्वर के अस्तित्व के रूप में आगे ब्रह्म की संकल्पना को लेकर आएंगे और आगे बनेगा ब्रह्म समाज। इसका मतलब क्या होगा कि वो एक ही ईश्वर की आराधना पर बल देने का प्रयास करते हैं, एक ईश्वर की आराधना पर बल देते हैं। इसका मतलब यह भी होगा कि वो किसके विरोधी हैं? ध्यान रखना, वो बहुदेववाद एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। बहुदेववाद एवं मूर्ति पूजा के वो विरोधी थे। ये यहां पर सिद्ध हुआ। और कहीं ना कहीं जब उन्होंने अपने ही परिवार में, अपने संस्कार में, अपने धर्म में बहुदेववाद का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध उस जमाने में किया, तो दोस्तों उनको घर से बाहर निकाल दिया गया। उस समय वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरी किया करते थे। ब्रिटिश का सपोर्ट उनको मिला और एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए, एक ही ईश्वर की आराधना पर बल देने के लिए उन्होंने जिस सभा की स्थापना की वो थी 1815 में आत्मीय सभा।
वो एक ही ईश्वर का प्रचार करने के लिए या एक ही शुरुआत का प्रचार करने के लिए जिस संस्था की स्थापना करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, आत्मीय सभा। तो यहां पर ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कुछ पॉइंट्स में आपको और यहां पर एकदम क्लियर कर देता हूं। देखिए, आप वापस में रिपीट कर रहा हूं, राजा राम मोहन राय ने जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी वो थी 1809 में जो पुस्तक उनकी थी, उस पुस्तक का नाम था तुफात उल मुआविदीन। उस पुस्तक का नाम क्या था? तुफात उल मुआविदीन। और ये पुस्तक किस भाषा में थी? तो ये बेसिकली पर्शियन लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी। इंग्लिश वर्जन था गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, जिसका इंग्लिश वर्जन था गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, और इसी को हिंदी में कहते हैं एकेश्वरवादियों को उपहार। मतलब उन्होंने एक ही ईश्वर की आराधना करने वालों को एक प्रकार से ये गिफ्ट दिया था। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने बहुदेववाद अर्थात एक से अधिक देवताओं की आराधना का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, और इसका प्रचार करने के लिए, एक ही शुरुआत का प्रचार करने के लिए आरंभ में जिस सभा की स्थापना की वो थी 1815 की आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं, जो एक बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। या उससे पहले एक चीज और बताऊं दोस्तों कि जब वो लगातार इसका विरोध करते हैं, किसका? बहुदेववाद का और मूर्ति पूजा का, और एक ईश्वर की आराधना भी बल देते हैं, तो ईसाई मिशनरियां उस समय भारत में बहुत सक्रिय थी। तो ईसाई मिशनरियां सोचती है या ईसाई सोचते हैं कि राजाराम मोहन राय का इस हिंदू धर्म से मोह भंग हो गया है। मतलब वो ईसाई धर्म को पसंद करने लगे हैं या मुस्लिम धर्म को पसंद करने लगे हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, राजाराम मोहन राय को कोई ऐसे ही भारतीय पुनर्जागरण का जनक नहीं कहते हैं, क्योंकि राजाराम मोहन राय वो व्यक्तित्व था जिन्होंने ईसाई धर्म से और इस्लाम से एक ईश्वर की आराधना की संकल्पना को लिया, सूफिज्म से और भक्ति आंदोलन से रहस्यवाद की अवधारणा को लिया था, पाश्चात्य संस्कृति से, वेस्टर्न फिलॉसफी से, वेस्टर्न कल्चर से उन्होंने लिबरलिज्म को लिया, उदारवाद को लिया था, और सबको मिक्स करके वो अपनी थ्योरी प्रेजेंट करते हैं, और उसके माध्यम से वो एक ही ईश्वर की आराधना भी बल देते हैं। लेकिन ईसाई मिशनरियां सोचती है कि इनका हिंदू धर्म से मोह भंग हो गया है, ये अपने धर्म को छोड़ना चाहते हैं। इस बात को झुटलाने के लिए कि मुझे अपने धर्म से उतनी मोहब्बत है जितनी कि आपको, सिर्फ मैं विरोध इसलिए कर रहा हूं कि मेरे धर्म में सुधार किया जा सके। और इस क्रम में दोस्तों राजाराम मोहन राय फिर एक पुस्तक लिखते हैं, और राजाराम मोहन राय ने राजाराम मोहन राय के द्वारा 1820 में, राजाराम मोहन राय के द्वारा 1820 में एक पुस्तक लिखी गई दोस्तों। और जो 1820 में इन्होंने पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था परसेप्ट्स ऑफ जीसस के नाम से वो एक किताब यहां पर लिख देते हैं। परसेप्ट्स ऑफ जीसस के नाम से किताब लिखते हैं, और परसेप्ट्स ऑफ जीसस के माध्यम से उन्होंने किस धर्म में फैली हुई बुराइयों की ओर संकेत किया। तो ध्यान रखना, इस पुस्तक के माध्यम से वो बेसिकली ईसाई धर्म की कमियों को उजागर करते हैं। मतलब उनका कहना था कि कमी केवल मेरे धर्म में नहीं है, अगर गौर से देखोगे तो आपके धर्म में भी कई कमियां हैं। इसलिए ईसाई धर्म की कमियों को उजागर करने के लिए उन्होंने जिस किताब को लिखा उसका नाम था परसेप्ट्स ऑफ जीसस, और ये 1820 में लिखी गई थी, और ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। राजाराम मोहन राय जो है, आप देखोगे राजाराम मोहन राय से एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और बनता है कि राजाराम मोहन राय ने सबसे पहले हिंदुस्तान में संपादक, लेखक, स्वामित्व और संचालन एक ही पत्रिका किसी ने किया तो उसका श्रेय राजाराम मोहन राय को जाता है। और इस क्रम में आपको पता होगा कि राजाराम मोहन राय को एक शब्द उनके लिए आता है, और वो शब्द आता है भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत। किसे कहते हैं? भारतीय
पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहते हैं? तो फिर आपका उत्तर जो यहां पर होगा, द पायनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत जो है वो बेसिकली राजाराम मोहन राय को कहा जाता है। और उन्होंने 2 पत्रिकाएं लिखी, जिसमें से एक नाम आता है संवाद कौमुदी, एक का नाम था संवाद कौमुदी। और ये किस भाषा में थी दोस्तों? तो आप लोग ध्यान रखना, ये बंगाली भाषा में थी, बंगाली भाषा में। और दूसरा नाम आता है मिरातुल अखबार का। जो सेकंड नाम आता है वो था मिरातुल अखबार। और मिरातुल अखबार, अखबार शब्द ही आप लोग ध्यान रखना, ये पर्शियन वर्ड है, तो ये बेसिकली फारसी भाषा में आता था। संवाद कौमुदी किसमें था? बंगाली भाषा में। और मिरातुल अखबार किसमें था? तो मिरातुल अखबार बेसिकली फारसी लैंग्वेज में लिखा गया था। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1823 के अंदर एक एक्ट आया था, जिसको हम कहते हैं 1823 का प्रेस एक्ट या प्रेस रेगुलेशन एक्ट, जिसके द्वारा प्रेस को कंट्रोल किया गया था। 1823 के रेगुलेशन एक्ट के तहत प्रतिबंधित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, जो पहला समाचार पत्र था वो बेसिकली मिरातुल अखबार था। 1823 का प्रेस रेगुलेशन एक्ट आता है, जिसके द्वारा समाचार पत्रों को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। और उसके तहत प्रतिबंधित होने वाला जो पहला न्यूज़पेपर था उसका नाम मिरातुल अखबार था। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, भारत में पत्रिकाओं का संपादन, संचालन, स्वामित्व करने वाला पहला व्यक्ति जो है वो बेसिकली भारतीय, अगर बात करें तो भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, द पायनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म जो है वो बेसिकली राजाराम मोहन राय को माना जाता है। और इन्होंने अपनी इन्हीं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समाज में फैली हुई बुराइयों को उजागर करने में बहुत बड़ी भूमिका इनके द्वारा अदा की गई थी। तो ये बिंदु भी आप लोग यहां पर बहुत अच्छे से याद रखेंगे। मैं एक घूंट पानी पी लेता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक आप लोग ध्यान रखना, एक आता है राजाराम मोहन राय। और यह बिंदु आपका होगा कौन सा? तो पहली बात तो ये आपका होगा शिक्षा के क्षेत्र में, कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान क्या रहा। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान क्या रहा? उन्होंने कहा कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों की पढ़ाई पर भी उसी प्रकार से ध्यान देना चाहिए, ताकि समाज रूपी गाड़ी के सभी पहियों को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। तो इस क्रम में आप लोग ध्यान रखना, शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि हमें केवल भारतीय शिक्षा पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। यहां तक कि अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है कि वो कौन सा समाज सुधारक था जिसने कहा कि भारत में शिक्षा का माध्यम ही अंग्रेजी होना चाहिए, मतलब इंग्लिश भाषा के समर्थक थे। तो यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग ध्यान रखना, नंबर 1, 1817 में 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से, डेविड हेयर जो कि एक घड़ीसाज था, डेविड हेयर के सहयोग से इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यह क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदू कॉलेज, डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। फेमस नाम था प्रेसिडेंसी कॉलेज। ये प्रेसिडेंसी कॉलेज कौन सा कॉलेज आगे जाके परिवर्तित होता है? तो इसका उत्तर जो होगा वो बेसिकली आपका होगा हिंदू कॉलेज, जिसकी स्थापना एक घड़ीसाज के सहयोग से, डेविड हेयर के सहयोग से राजाराम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, 1825 के अंदर
1825 में 1825 के अंदर वो कलकत्ता में ही एक कॉलेज की स्थापना करते हैं जिसका नाम था वेदांता कॉलेज। और इन कॉलेजों के माध्यम से, इन पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों को रोकने के अंदर बहुत बड़ी भूमिका उनके द्वारा अदा की गई थी। इसलिए भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है वो बेसिकली राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा योगदान उनका देखते हैं, सबसे बड़ा योगदान, और वो होगा सामाजिक क्षेत्र में। पहला था पत्रकारिता, फिर शिक्षा, फिर समाज। तो सामाजिक क्षेत्र में समाज में व्यापक स्तर पे बदलाव लाने के लिए वो जिस सभा की स्थापना करते हैं दोस्तों, उसी को हम कहते हैं ब्रह्म समाज, जिसको ब्रह्म सभा भी शुरुआत में इसका नाम था। इस ब्रह्म समाज की स्थापना, आप लोग ध्यान रखना, 20 अगस्त 1828 को इस समाज की स्थापना हुई थी। कुछ बुक्स में 1829 भी दिया गया है, लेकिन आप 1828 को मानना, 20 अगस्त 1828। और इसके संस्थापक जो है वो थे राजा राम मोहन राय। तो मैं यहां पर केवल इतना लिख दूं, राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे, राजा राम मोहन राय। संस्थापक में नाम आएगा राजा राम का, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज, आपको कि सर जिस ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम के द्वारा की गई उसका उद्देश्य क्या था, तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, इसके ऑब्जेक्ट में, उद्देश्य में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो था, वो हिंदू धर्म से दूर नहीं होना चाहते थे, बल्कि हिंदू धर्म में सॉरी यहां धर्म आएगा, हिंदू धर्म में सुधार कर, हिंदू धर्म में सुधार कर उसे स्वच्छ बनाना और उसके शुद्ध रूप में स्थापित करना भी ऑब्जेक्ट था। दूसरा दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इसके माध्यम से ब्रह्म समाज के माध्यम से उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया था। मतलब एक ही ईश्वर पर, एक ही ईश्वर की आराधना पे बल दिया था, एकेश्वरवाद पर बल देना। तीसरा पॉइंट और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था कि हिंदू धर्म में फैली बुराइयों एवं कुप्रथाओं का विरोध करना, कुप्रथाओं का विरोध करना। और यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, इसके माध्यम से भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और इस क्रम में जो सबसे बड़ा योगदान उनका था वो था सती प्रथा की समाप्ति। आप लोग ध्यान रखना, सती प्रथा की समाप्ति कब होती है, तो यहां पर आएगा आपका 1829 के नियम संख्या 17 के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया जाता है। सती प्रथा की जो समाप्ति हुई है, उस सती प्रथा को समाप्त करने में सबसे बड़ा जो रोल था वो राजा राम मोहन राय का था। और इसके साथ साथ ध्यान रखना, नियम संख्या 17 खतरा, मतलब सती प्रथा से खतरा था, तो 1829 सती प्रथा को समाप्त किया गया। उस समय किसके सहयोग उनको सबसे अधिक मिला था, तो उस समय का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था, उस लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से इन्होंने भारत में सती प्रथा की समाप्ति करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। और आप कहोगे सर ये सिस्टम, मतलब सती प्रथा को सबसे पहले किस जगह पर बैन किया गया था, तो बंगाल में 1829 में बैन हुआ, और उसके बाद बॉम्बे में और मद्रास में 1830 में, बॉम्बे और मद्रास के अंदर सती प्रथा को बैन कर दिया गया था। तो ये पॉइंट भी यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे। और ब्रह्म समाज ने एक और ध्यान रखना, ब्रह्म समाज का पॉइंट ही, इन्होंने मानवीय प्रतिष्ठा पर बल दिया था। इन्होंने मानवीय प्रतिष्ठा, ह्यूमन डिग्निटी पर बल दिया था।
मानवीय प्रतिष्ठा। तो ये जो बेसिक पॉइंट्स है वो सबसे पहले आपको याद रखने हैं। बेसिक पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आया कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजाराम मोहन राय। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में सुधार कर उसे स्वच्छ बनाना, एक के शुरुआत पर बल देना, मानवीय प्रतिष्ठा पर बल, ह्यूमन डिग्निटी पर, मतलब सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, उस इंसानियत के लिए हमें मानवीय प्रतिष्ठा पर बल देना चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी पर बल देना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने हिंदू धर्म में फैली बुराइयों का विरोध किया और उनमें सबसे बड़ी जो कुप्रथा थी जिसका विरोध इन्होंने किया वो था सती प्रथा। और इन्हीं के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो उस समय का गवर्नर जनरल था उसने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया और कहा कि एक महिला को उसके पति की चिता के साथ जलाने में जितने लोग शामिल होंगे उन तमाम लोगों को अपराधी घोषित किया जाएगा और इस प्रकार के कृत्य को अपराध माना जाएगा। भारत के उस समय के समाज में यह एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम हम मान सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारी महिलाओं को एक नए प्रकार की जीवन की आशा शुरू होती है। और चूंकि उनके घर में राजमोहन जो उनके भाई थे उनकी भाभी के साथ ऐसा किया गया था, इसलिए वो काफी आहत भी थे। तो ये पॉइंट्स आपको यहां पर ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात, नंबर 1 जो ब्रह्म समाज था वो बल किस पर देता है? मानवीय प्रतिष्ठा पर, ह्यूमन डिग्निटी पर, कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन मेन प्रचार किसका करना है? एक के शुरुआत का प्रचार करना है। एक के शुरुआत का प्रचार करके वो क्या करना चाहते हैं? वो हिंदू धर्म को स्वच्छ एवं उसके शुद्ध रूप में स्थापित करने का प्रयास यहां पर कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आपको यहां पर ध्यान देने हैं। सामाजिक कुरीतियों की आलोचना भी इन्होंने इस ब्रह्म समाज के माध्यम से की है। तो राजाराम मोहन राय का आप जो योगदान देखोगे दोस्तों, वो योगदान सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उनका योगदान था। इसीलिए राजाराम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं, आधुनिक भारत का पहला नेता कहते हैं, आधुनिक भारत का प्रथम व्यक्ति कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं, भूत एवं भविष्य के मध्य का सेतु भी उनको कहा जाता है। लेकिन आपको पता होगा 1830 के अंदर जब राजाराम मोहन राय अकबर सेकंड के पेंशन के इश्यू पर भारत से लंदन जाते हैं, तो इसी यात्रा के दौरान 1833 में ब्रास्टिल के अंदर उनका निधन हो जाता है। तो फिर आपका एक प्रश्न बनेगा कि सर राजाराम के बाद जो है राजाराम मोहन राय के बाद क्या हुआ? किसका? उत्तर होगा ब्रह्म समाज का। राजाराम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज। और यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना इसके बाद के घटनाक्रम को। सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि इसको संभालने में द्वारकानाथ टैगोर की भूमिका थी। एक नाम तो किसका आता है? द्वारकानाथ टैगोर का नाम आता है, द्वारकानाथ टैगोर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिन्होंने ब्रह्म समाज को संभाला, काफी पॉपुलर किया, तो नाम आपका आएगा देवेंद्रनाथ टैगोर का। देवेंद्रनाथ टैगोर। और ये बेसिकली 1843 में 1843 में ये ब्रह्म समाज को ज्वाइन कर लेते हैं और राजाराम के विचारों को, ब्रह्म समाज को फैलाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका दोस्तों यहां पर रही थी। देवेंद्रनाथ टैगोर जो है उससे पहले 1839 में 1839 में इन्होंने जिस सभा की स्थापना की उसको हम कहते हैं तत्वबोधिनी सभा। नाम क्या आएगा? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये पॉइंट भी आप यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। और एक क्वेश्चन ये भी पूछे कि ब्रह्म समाज का पहला मंत्री कौन था? मतलब जिस समय ब्रह्म समाज की स्थापना हुई उस समय इसका पहला मंत्री, इस संस्थापक होगा राजाराम मोहन राय, पहले मंत्री थे ताराचंद चक्रवर्ती। ताराचंद्र चक्रवर्ती जो है
ये बेसिकली इसके पहले मंत्री माने जाते हैं, ताराचंद चक्रवर्ती। ये पॉइंट्स आपको यहां पर ध्यान में रखना है। फिर मैंने कहा कि राजाराम की मौत के बाद ब्रह्म समाज को किसने संभाला, तो उत्तर होगा द्वारकानाथ टैगोर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नाम किसका था, देवेंद्रनाथ टैगोर का। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज 1843 में ज्वाइन किया। उससे पहले वो किस सभा की स्थापना कर चुके थे, तो उत्तर होगा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना उनके द्वारा कर दी गई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना उनके द्वारा कर दी गई थी। ये पॉइंट आपको यहां पर देवेंद्रनाथ टैगोर में ध्यान रखना है। देवेंद्रनाथ टैगोर का जो कार्यकाल है 1818 से 1905। देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में वो बेसिकली तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करते हैं। 1843 में ब्रह्म समाज को ज्वाइन करते हैं और ब्रह्म समाज के प्रचार प्रसार में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। और इन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज के साथ एक तेज तर्रार व्यक्ति को जोड़ा। जिस तेज तर्रार व्यक्ति को जोड़ा, हम कहेंगे इन्होंने ब्रह्म समाज का आचार्य किसको नियुक्त किया, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इन्होंने ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया था केशव चंद्र सेन को। किसको नियुक्त किया, तो आपका उत्तर होगा केशव चंद्र सेन को इन्होंने ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया था। मतलब आप देखिए, राजाराम की डेथ के बाद अगर दो सबसे पॉपुलर व्यक्ति अगर आते हैं तो उसमें से एक नाम आता है देवेंद्रनाथ टैगोर का और दूसरा नाम आता है केशव चंद्र सेन का। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, कई बार दो बराबर तलवारें आ जाए तो उनका एक मयान में रुकना बड़ा मुश्किल होता है। कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि जब देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में ब्रह्म समाज था तो उस समय केशव चंद्र सेन इसका प्रचार प्रसार बंगाल से बाहर करने लगे। हो सकता है उनके बीच में वैचारिक मतभेद हो, लेकिन कुल मिला के मैं कहना चाहूंगा कि जब केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज का प्रचार प्रसार बंगाल से बाहर करने लगे तो इस इश्यू को लेकर देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच अनबन हुई और परिणाम आया ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, एक पॉइंट आपका आएगा ब्रह्म समाज का विभाजन। इस विभाजन के बीज कहां से दिखाई देते हैं, तो बीज तो शुरू से दिखाई देते हैं जब केशव चंद्र सेन जुड़ते हैं, लेकिन 1865 से ये विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है और 1866 में पूरी जाती है। मतलब ब्रह्म समाज टूट जाता है। मतभेद शुरू हुए 1865 में और 1866 में टूट जाता है ब्रह्म समाज। और मुद्दा क्या था, मुद्दा केवल इतना था कि देवेंद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि ब्रह्म समाज केवल बंगाल तक सीमित रहे, जबकि केशव चंद्र सेन चाहते थे कि अब वक्त आ गया है कि हमें ब्रह्म समाज को बंगाल से बाहर निकालकर इसकी शाखाओं को और अधिक बढ़ाना चाहिए। इस बात को लेकर मतभेद हुए और ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ, और जो विभाजन हुआ उसमें एक बनता है आदि ब्रह्म समाज, एक बना आदि ब्रह्म समाज। और जो आदि ब्रह्म समाज है उसमें नाम आता है देवेंद्रनाथ टैगोर का। मतलब जो पुराना ब्रह्म समाज है वो तो रहा इनके साथ में, और नाम से ही पहचान जाओगे क्योंकि वो इसका प्रचार प्रसार कौन, केशव चंद्र सेन भारत में करना चाहते थे। तो इस दूसरी शाखा का नाम बना भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के रूप में ये एग्जिस्टेंस में आएगा। और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज जो है उसको लाने में जिस व्यक्ति की सबसे बड़ी भूमिका थी उन्हीं का नाम था केशव चंद्र सेन। और दोनों ध्यान रखना ब्रह्म समाजी हैं। ये पॉइंट आपको यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब केशव चंद्र सेन यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि केशव चंद्र सेन जो है बौद्धिक रूप से बहुत तेज तर्रार व्यक्ति थे। तो आपका एग्जाम के पॉइंट से केशव चंद्र सेन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम यहां पर मैंने ये विभाजन बताया, अब मैं ले रहा हूं केशव चंद्र सेन को। तो यहां मैंने लिखा ये केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। अब केशव चंद्र सेन जो है सबसे पहले
अभी तक जो 2 क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं उसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगा देता हूँ, और वो आप लोग ध्यान रखना। नंबर 1, संगत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संगत सभा की स्थापना, तो संगत सभा की स्थापना बेसिकली केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। दूसरा, एशियाटिक मिरर नाम का समाचार पत्र किसके द्वारा चलाया गया था? एशियाटिक मिरर नाम का न्यूज़पेपर किसके द्वारा चलाया गया था? तो आपका उत्तर जो होगा वो बेसिकली होगा केशव चंद्र सेन। तीसरा, आप लोग ध्यान रखना, केशव चंद्र सेन ने बंगाल से बाहर जाकर प्रचार प्रसार किया, तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज जो है, ब्रह्म समाज का प्रचार और प्रसार हुआ, और उसी का नतीजा था क्या कि एक शाखा बनती है, कहां पर? तो एक बनती है बॉम्बे में। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से बॉम्बे में जिस समाज की स्थापना हुई दोस्तों, उसी को हम कहते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज किससे प्रेरणा लेके हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना बेसिकली आप लोग ध्यान रखना 1867 के अंदर बॉम्बे में होती है, और इस समाज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आते हैं दोस्तों, वो आता है नंबर 1, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, एक तो नाम ये आप लोग ध्यान रखना। एक रामचंद्र भंडारकर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो होगा प्रार्थना समाज में, वो आता है महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें आपको पता होगा महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। महादेव गोविंद रानाडे, मतलब आप कहोगे कि सर राजाराम के अनुयायियों में नाम आता है केशव चंद्र सेन का। केशव चंद्र सेन जो है उसका प्रचार प्रसार बंगाल से बाहर निकल के करते हैं, और कहाँ करते हैं? बॉम्बे और मद्रास में करते हैं। बॉम्बे में उनके प्रयासों से किस सभा की स्थापना हुई? तो वहां पर प्रार्थना समाज की स्थापना होती है केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। यह स्थापना कब होती है? 1867 के अंदर इसकी स्थापना हुई, और इसकी स्थापना में 3 लोगों की सबसे बड़ी भूमिका थी। वो 3 लोग कौन कौन है? नंबर 1, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, रामचंद्र भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। और एक आप लोग ध्यान रखना, इसी प्रकार मद्रास में जो समाज स्टैब्लिश हुआ उसको कहते हैं वेद समाज। महाराष्ट्र में तो हुआ प्रार्थना समाज, और मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ वेद समाज। आप कहोगे सर वेद समाज की स्थापना कब हुई थी? तो वेद समाज की स्थापना में 2 पॉइंट ध्यान रखना। एक तो 1864 में स्थापना हुई, और दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है इसकी स्थापना किसने की? तो श्रीधरालू नायडू के द्वारा वेद समाज की स्थापना मद्रास के अंदर की गई थी। ये पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, केशव चंद्र सेन ने समाज के मुद्दों पर बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और उन्होंने कहा कि आज हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो है महिलाओं का कमजोर होना, और महिलाओं की कमजोरी के पीछे का कारण है कि उनका बहुत कम एज में शादी हो जाना, बाल विवाह होना। इसलिए उन्होंने क्या किया? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 में 1872 के अंदर कौन सा एक्ट पास होता है? ब्रह्म विवाह अधिनियम पास होता है। ब्रह्म विवाह अधिनियम पास हुआ, और दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इस अधिनियम के द्वारा लड़का और लड़की की न्यूनतम उम्र को यहां पर तय किया गया था। 1872 के द्वारा लड़का और लड़की, मतलब ये कहा गया कि जैसे अगर कम से कम जब लड़के की शादी की जाए तो उसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, और लड़की की उम्र जो है वो बेसिकली 14 वर्ष 14 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब कम से कम इतनी एज तो हो
ताकि एक बच्ची का, एक बालिका का, एक महिला का प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हो सके। इसलिए उन्होंने ब्रह्म विवाह अधिनियम पास किया और बाद में उस समय की ब्रिटिश सरकार ने भी इसको स्वीकार कर लिया कि हां, प्रत्येक समाज के लिए अनिवार्य है। यह पास किया गया था ब्रह्म समाज के लिए, जो ब्रह्म समाज के अनुयायी है उनके लिए। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा, हर इंसान अपने जीवन में एक बड़ी गलती करता है और वो गलती केशव चंद्र सेन ने भी की। इन्होंने क्या किया कि इसका उल्लंघन कर दिया। मतलब ये तो कानून बनाने वाले और ये तोड़ने वाले। और उल्लंघन कैसे किया कि केशव चंद्र सेन ने अपनी अल्पवयस्क जो लड़की थी, अल्पवयस्क लड़की जिसकी उम्र मात्र अभी 13 साल के आसपास ही थी, उस अल्पवयस्क लड़की की शादी कूच विहार के शासक से कर देते हैं। कूच विहार मतलब इन्होंने सोचा कि यार अच्छा रिश्ता आया हुआ है और उससे ही शादी कर लेते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म विवाह अधिनियम पास हुआ और बाल विवाह को रोकने के लिए लड़का और लड़की की न्यूनतम उम्र को तय किया गया। लेकिन यहां पर केशव चंद्र सेन ने गलती की और उन्होंने अपनी अल्पवयस्क लड़की की शादी कूच विहार के शासक से कर दी, जिसकी उम्र मात्र, उस लड़की की उम्र मात्र 13 वर्ष थी। इससे ब्रह्म समाज के कई लोग नाराज हो गए और जो लोग नाराज हुए उन्होंने एक अलग समाज की स्थापना कर ली। और जिस अलग समाज की स्थापना की, दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, उसको हम कहते हैं साधारण ब्रह्म समाज। मतलब केशव चंद्र सेन से परेशान होकर के जो नया समाज बना, उसे इतिहास में किस नाम से जानते हैं? तो उसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। और यह साधारण ब्रह्म समाज कब बना? 1878 में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, द्वारकानाथ गांगुली। वो ध्यान रखना, शुरुआत में द्वारकानाथ टैगोर थे। यह है द्वारकानाथ गांगुली और पंडित शिवनाथ शास्त्री। इनके द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में की गई थी। इसलिए आप देखोगे कि वक्त के साथ ब्रह्म समाज जो है वो कई शाखाओं में आगे बढ़ता गया और बनता गया, जिसमें आप देखते हो सबसे पहले ब्रह्म समाज 1828, उसके बाद 1865 में आदि ब्रह्म 1866 में आदि ब्रह्म समाज और आपका ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। फिर उसका भी विभाजन होता है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का और नया बनता है साधारण ब्रह्म समाज, जिसमें नाम आता है द्वारकानाथ गांगुली का और पंडित शिवनाथ शास्त्री का। तो दोस्तों मैंने आज की इस क्लास के माध्यम से आपको बताया कि किस प्रकार राजा राम मोहन राय ने अपने ज्वलंत विचारों से, अपने सामाजिक सुधारों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का काम उनके द्वारा किया गया था। उन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहते हैं, उन्हें आधुनिक भारत का पहला नेता भी कहते हैं। तो दोस्तों इसी कड़ी में कलाम संस्थान लगातार आपके पास प्रयास करेगा कि बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस आपके सामने प्रस्तुत की जाए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय